हेलो गाइस, मैं अजय मीणा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। गाइस, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में ब्लैक आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 वेदर एंड क्लाइमेट का पार्ट 3 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से विजिट करके आप उनको देखिए, क्योंकि जब आप उनको देखोगे तो भी आपको ये जो तीसरा टॉपिक है ये समझ में आएगा। और स्टार्ट करते हैं तो आज का अपना वीडियो। तो जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायुमंडलीय आर्द्रता, तापमान या फिर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। क्या रहेगा? एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। इसके जो पहले का जो तत्व ये क्या है, मौसम का एक मौसम और जलवायु बनने का एक क्या होता है, तत्व एलिमेंट है। और जो इससे पहले का था वो क्या था, सोलर रेडिएशन था। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो वायुमंडलीय तापमान होता है वो क्या होता है, जो कि ये क्या किसके कारण होता है, जो वायुमंडलीय टेम्परेचर होता है वो किसके कारण होता है, तो ये सूर्य की किरणें जो अगर ज़्यादा गर्मी रहेगी तो उससे जो हवा है वो क्या हो जाएगी, अधिक गर्मी हो जाएगी, गर्म रह जाएगी। और उससे क्या होगा, जो उसके आसपास के जो हवा है उसके साथ ही जो आसपास की जो वातावरण में जो वायु फैली हुई है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जिससे क्या होगा, पूरा जो अपने वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो सारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिससे तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें हम चर्चा करेंगे पूरे टेम्परेचर के बारे में, वायुमंडलीय तापमान के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो वायुमंडलीय तापमान है ये किसी पदार्थ की गर्मी व शीतलता उसकी आणविक गतिविधियों के विस्तार द्वारा निर्धारित होती है, जो एक तापमापी द्वारा मापी जाती है। उसे क्या कहते हैं, तापमापी या तापमान कहते हैं। जिस पदार्थ के द्वारा ये मापी जाती है उससे तो क्या कहते हैं, तापमापी कहते हैं, तापमापी। और जो जिसके द्वारा इसे मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। अब किसके द्वारा मापते हैं इसको, थर्मामीटर के द्वारा मापते हैं और जो तापमान कहते हैं। तो अब जो ये पॉइंट है ये है, जो किसी पदार्थ की गर्मी एवं शीतलता एवं उसकी आणविक गतिविधियों के विस्तार द्वारा निर्धारित होती है। जो किसी कोई पदार्थ है उसकी गर्मी और शीतलता किसके द्वारा ज्ञात होती है, जो उसकी आणविक गतिविधियाँ होती है, क्या होती है कि उस पदार्थ की जो आणविक गतिविधियाँ होती है उसके द्वारा क्या होता है, उसकी शीतलता और क्या होती है, गर्मी जो है वो क्या होता है, ज्ञात होती है। और जो एक तापमापी के द्वारा होती है, मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है, और वो एक तापमापी के द्वारा मापी जाती है। और जो जिसे हम मापते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं तापमान। तो ये था वायुमंडलीय तापमान। तो वायुमंडलीय तापमान का प्रमुख स्रोत क्या है, जो वायुमंडलीय टेम्परेचर है उसका जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, सौर विकिरणें। क्या है, सौर विकिरणें। जो वायुमंडलीय टेम्परेचर है उसके जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, सौर विकिरणें। और जो सूर्य की विकिरणें जब भूमि पर सतह पर गिरती है तो वह वायु को क्या करती है, गर्म कर देती है। और वायु गर्म होकर हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठती है, जो आसपास की एवं ऊंचाई की वायु को भी क्या करती है, गर्म करना शुरू कर देती है। जिससे वायुमंडल का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। और उसे ही क्या कहते हैं, वायुमंडलीय तापमान कहते हैं। तो जो सूर्य की जो किरणें होती है, जो सूर्य की विकिरणें होती है, जब भूमि की सतह पर गिरती है तो उससे क्या होता है, जो वायु है वो क्या हो जाती है, एक स्तर तक गर्म होने लग जाती है। और वायु गर्म होकर क्या हो जाती है, हल्के होने के कारण आसपास की जो वायु है या फिर आसपास के क्षेत्र में जो वायु फैली रहती है उसको भी क्या करती है, गर्म कर देती है। जिससे वायुमंडलीय तापमान क्या होता है, बढ़ने लग जाता है और उससे वायुमंडलीय तापमान कहते हैं। तो जो सूर्य की विकिरणें उससे जब भूमि की सतह पर गिरती है तो वह वायु की को क्या करती है, गर्म कर देती है। और वायु क्या हो जाती है, गर्म होकर हल्की होने के कारण क्या होती है, ऊपर की ओर उठ जाती है। और जो आसपास की एवं ऊंचाई की वायु को क्या करती है, गर्म करने लग जाती है। गर्म करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। जिससे वायुमंडल का तापमान भी क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। वायुमंडल का तापमान भी क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। और उसे ही क्या कहते हैं, वायुमंडलीय तापमान कहते हैं।
तो क्या है जो वायुमंडलीय टेम्परेचर, तो सूर्य की वह किरणें जो जब भूमि पर गिरती है, तो जो भूमि पर जो सूर्य की किरणें गिरेगी तो जो भूमि पर जो उसके क्षेत्र पे आसपास जो वायु है उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। और जो वायु गर्म हो जाती है वो क्या कर देती है, जो उसके आसपास की जितनी भी वायु रहती है उसकी और ऊंचाई पर जितनी भी वायु रहती है उसको भी क्या कर देती है, गर्म करना शुरू कर देती है। जिससे वायुमंडल का टेम्परेचर जो है, वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। और उसे ही क्या कहते हैं, वायुमंडल टेम्परेचर कहते हैं, या फिर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, या फिर वायुमंडलीय तापमान कहते हैं। अगला पॉइंट है, दिन का जो अधिकतम तापमान लगभग 2 बजे होता है। जो दिन का अधिकतम तापमान होता है उसको कब मापना चाहिए, 2 बजे का होता है। जो दिन का अधिकतम तापमान होता है वो कब होता है, तो 2 बजे का 2 बजे होता है, दिन में दोपहर 2 बजे होता है। दिन का अधिकतम तापमान कितने बजे होता है, तो जो दिन का अधिकतम तापमान होता है वो 2 बजे होता है। और दिन का जो न्यूनतम तापमान होता है लगभग 4 बजे होता है। जो शाम जो सूर्य उदय से पहले का जो टाइम होता है, मतलब जो सुबह होने लगती है तो उससे पहले का जो टाइम होता है वो क्या होता है, न्यूनतम तापमान होता है। तो जो 4 बजे का टाइम है, सुबह 4 बजे का, वो न्यूनतम टेम्परेचर होता है दिन का। और जो सौर विकिरणें दोपहर 12 बजे क्या होती है, अधिकतम होती है। जो सूर्य की जो किरणें होती है, जो धूप होती है उसमें सबसे ज़्यादा वो कितने बजे होती है, तो होती है 12 बजे, दिन के 12 बजे। कितने बजे होती है, दिन के 12 बजे तक अधिकतम होती है। तो अब जो अगला टॉपिक है वो है तापमान का कृषि पर प्रभाव। तो जो तापमान होता है उसके द्वारा जो कृषि होती है उस पर क्या होती है, जो कृषि की जो प्रतिक्रिया हो जाती है वो क्या हो जाती है, प्रभाव पड़ती है। अगर जो अधिक तापमान होता है तो उससे जो बीज की अंकुरण की जो ये होती है उसके लिए जो उचित टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, तो अंकुरण अच्छा नहीं हो पाता है। और उसको अगर भंडारण करने के लिए भी अगर तापमान अच्छा नहीं होगा तो उसके भंडारण भी नहीं किया जा सकेगा। और कटाई के लिए भी क्या होता है, उचित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और फसल के पकने के लिए भी टेम्परेचर को क्या होती है, अच्छी आवश्यकता होती है। तो जो इस टॉप पॉइंट में है वो क्या है कि तापमान के द्वारा कृषि की प्रतिक्रियाएं क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। बीज से अंकुरण से लेकर जो बीज के अंकुरण होगा उससे लेकर जो फसल की कटाई है वो एवं जो भंडारण है उसके भंडारण तक जो भी क्रियाएं होती है उसके लिए क्या होता है, तापमान की उचित तापमान की आवश्यकता होती है। अब जो अगला पॉइंट है उसमें क्या देखेंगे कि जो प्रत्येक फसल को क्या होती है, अच्छी वृद्धि के लिए क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग टाइम की जो न्यूनतम टाइम उसको अच्छा क्या होता है, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। एक निश्चित टेम्परेचर की उसको आवश्यकता होती है। लेकिन अगर उस न्यूनतम से कम उसको मतलब जितना कम है, अगर उससे भी कम टेम्परेचर की मिले तो उसके लिए क्या होगा, पौधों की वृद्धि के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और अगर जितना अधिकतम है उसके अधिक टेम्परेचर है और अगर उससे भी अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, फसल पर क्या होगा, विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जो ये पॉइंट है इसमें क्या देखेंगे, तो प्रत्येक फसल की अच्छी वृद्धि करने के लिए क्या होता है, एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है फसल को। तो न्यूनतम से कम जितना तापमान बताया गया है, जैसे किसी के लिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान मान लीजिए, आप गेहूँ के लिए मान लीजिए, तो जो 18 से 20 डिग्री है, तो 18 जो न्यूनतम है उससे भी अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, फसल की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। वो जो अधिक टेम्परेचर है अधिकतम से भी अधिक हो जाएगा, मतलब 18 से भी 20 से भी अधिक हो जाएगा, तो उस पर भी क्या होगा, फसल को अधिकतम क्या होगा, तापमान प्रभाव पड़ेगा। उसकी जो वृद्धि है, उसकी ग्रोथ है, उस पर क्या होगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगला पॉइंट है, अतः न्यूनतम व अधिकतम तापमान के मध्य तापमान जिस पर पौधों की अच्छी वृद्धि होती है तो उसे स्तंभ तापमान कहते हैं। अतः जो न्यूनतम और जो अधिकतम टेम्परेचर होता है, जो उसके मध्य का जो तापमान होता है जिस पर क्या होते हैं, पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है, उसे क्या कहते हैं, स्तंभ तापमान होता है। जैसे आपने देखा था ऊपर वाले पॉइंट में कि 18 से 20 डिग्री तापमान होता है, तो न्यूनतम से न्यूनतम हो गया तो उससे क्या होता है, वृद्धि पर, और अधिकतम से अधिकतम हो गया तो वृद्धि पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन इन दोनों के जो बीच का होता है, जैसे मान लीजिए 18 और 20 के बीच क्या है, 19, तो जो 19 है उस पर क्या होगा, जो फसल की वृद्धि होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। और जो बीच वाला होता है इसे क्या कहते हैं, इष्टतम तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इस वाले तापमान को, तो जो न्यूनतम से अधिकतम तापमान के मध्य तापमान जिस पर पौधों की अच्छी वृद्धि होती है, अच्छी ग्रोथ होती है, उसे क्या कहते हैं, इष्टतम टेम्परेचर या इष्टतम तापमान कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं।
क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अब अगला पॉइंट है, पॉइंट क्या है ये, मतलब अब इन तीनों के बारे में कि जो ये न्यूनतम होता है, न्यूनतम एक तरफ एक से मतलब नंबर है, एक तरफ क्या है प्रधान वृद्धि तापमान, क्या है प्रधान वृद्धि तापमान, और एक तरफ तापमान है, क्या है बीच में क्या है प्रधान वृद्धि तापमान है, और एक तरफ क्या है तापमान। तो पहला जो है वो क्या है न्यूनतम। अब न्यूनतम है तो न्यूनतम क्या होता है, जिसके नीचे मतलब जो पौधों की जो तापमान बताया जाता है, अगर 18 से मान लीजिए 20 है तो न्यूनतम क्या होता है, जैसे अगर न्यूनतम है तो अगर उससे कम मिला तो वो होता है न्यूनतम। न्यूनतम जो वो न्यूनतम होता है वो क्या होता है, 18 से 20 है मान लीजिए तो न्यूनतम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो जो 18 है, जो शीतकालीन फसलें होती है न्यूनतम के लिए, जो शीतकालीन फसलें होती है उसमें क्या होता है, तो 0.5% क्या होता है, शीतकालीन होता है। देख लीजिए एक बार, जो न्यूनतम है, न्यूनतम तापमान है या मिनिमम टेम्परेचर है, उसके लिए क्या होता है, जिसके नीचे पौधों की जैविक क्रियाओं के लिए क्या होता है, मिलने की वाली आवश्यक ऊष्मा क्या हो जाती है, कम रहती है, और उनकी बिंदु वृद्धि जो रहती है क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो जो शीतकालीन फसलें होती है उनमें जो न्यूनतम तापमान होता है वो कितना होता है, 0.5% होता है। और जो ग्रीष्मकालीन फसलें होती है उसमें उनके लिए जो न्यूनतम तापमान होता है वो कितना होता है, तो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जो इष्टतम तापमान है, जो मध्य का जो टेम्परेचर होता है, तो जो शीतकालीन फसलें हैं तो उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो जो 25 से 30% तो क्या होता है शीतकालीन वाली फसलों के लिए होता है। और जो ग्रीष्मकालीन वाली फसलें हैं, ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं, उनके लिए इष्टतम टेम्परेचर कितना होगा, तो 30 to 38 मतलब 30 से 38 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, ग्रीष्मकालीन वाली फसलों के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाता है। और जो अधिकतम तापमान है या जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा शीतकालीन वाली फसलों के लिए, तो 30 से 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है शीतकालीन वाली फसलों के लिए। और जो ग्रीष्मकालीन वाली फसलें हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा ग्रीष्मकालीन वाली फसलों के लिए। तो अब जो आगे है वो क्या है, जो वायुमंडलीय तापमान होता है उसका निम्न प्रकार से पौधों की वृद्धि को क्या हो जाता है, प्रभावित करता है। जो वायुमंडलीय टेम्परेचर होता है, जो एटमॉस्फेयर क्या टेम्परेचर होता है, वो जो कई निम्न प्रकार से मतलब कुछ कारण है, कुछ क्रियाएं होती है जिनके कारण क्या करता है वो जो फसल होती है या पौधे होते हैं उनको क्या करता है, वृद्धि को नुकसान पहुंचाता है या प्रभावित करता है। तो जो पहला कारण है वो क्या है, जैविक क्रियाएं। तो जो पहला प्रकार है वो क्या है इसमें, तो पहला है जैविक क्रियाएं। क्या है पहला, जैविक क्रियाएं। और जो जैविक क्रियाएं वो इसमें क्या है, सामान्यतः एक निश्चित सीमा तक क्या होता है, तापमान बढ़ने पर जो जैविक क्रियाओं की गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर ये इस निश्चित तापमान के में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर जो जैविक क्रियाओं की वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। और इसे तापमान गुणांक या फिर Q10 कहते हैं। और जो ये Q10 है ये आपकी जो 11th क्लास है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है। यहाँ से Q10 या फिर तापमान गुणांक, यहाँ का जो ये पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, सामान्यतः एक निश्चित सीमा तक जो तापमान बढ़ने पर जैविक क्रियाओं की गति है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सामान्यतः निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ने पर जैविक क्रियाओं की जो गति है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ती है। एक निश्चित सीमा पर तापमान बढ़ने पर जो जैविक क्रियाओं की गति है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो भी जैविक क्रियाएं हो रही है पादपों की वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर तापमान बढ़ेगा तो उसके साथ जो जैविक क्रियाओं की गति है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इस निश्चित तापमान में अगर प्रति 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो जो जैविक क्रियाओं की वृद्धि है वो भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अगर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान जो निश्चित तापमान में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाएगी तो जो जैविक क्रियाएं हैं उनकी जो वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। जो उनका टेम्परेचर मान लीजिए 10 है तो जो मतलब जो मान लीजिए चल रही है ना, तो उससे जो डबल हो जाएगी, डबल गति से चलने लग जाएगी। और इसे तापमान गुणांक या Q10 कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तापमान गुणांक या फिर Q10 कहते हैं। अगला पॉइंट है, लेकिन एक निश्चित तापमान सीमा के बाद
तापमान बढ़ने पर जैविक क्रियाओं की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जो एक निश्चित तापमान होता है जिस पर सीमा की, अगर वो सीमा पार हो गई तो जो फिर उसके बाद जो तापमान बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा, जो जैविक क्रियाओं की गति है वो क्या हो जाएगी, कम होने लग जाती है। तो निश्चित तापमान सीमा के बाद तापमान क्या हो जाती है, बढ़ने की, पर जैविक क्रियाओं की जो गति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जो अगला है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का उद्गरण। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का उद्गरण। अगला है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का उद्गरण। अब इस पर चर्चा करते हैं। तो जो उद्गरण होता है वो क्या होता है, उसका मीन्स क्या होता है, तो ग्रहण करने की क्षमता। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ग्रहण करने की क्षमता। अब कौन ग्रहण करेंगे, तो ये पौधे ग्रहण करेंगे। तो उसकी जो ये क्षमता होती है उसके बारे में देखते हैं। तो एक निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। अगर मान लीजिए निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ेगा तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की जो ग्रहण करने की क्षमता होगी वो भी क्या हो जाएगी, पादपों के लिए बढ़ जाएगी। लेकिन जो अगर निश्चित सीमा से अधिक तापमान बढ़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की जो क्षमता है उसमें भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर एक निश्चित सीमा से तो अधिक तापमान बढ़ गया तो उससे उससे भी क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की क्षमता में जो पौधे हैं उनके लिए क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जो ये पॉइंट है इसमें क्या है, एक निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ने पर CO2 की ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ती है। लेकिन जो निश्चित सीमा से अधिक तापमान हो जाएगा या जो सीमा के बाहर चल जाएगा तो उसके बाद जो बढ़ेगा तापमान, तो उससे क्या होगा, जो CO2 को ग्रहण करने की क्षमता होती है उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और किसके लिए आती है कमी, तो ये आती है पौधों के लिए आ जाती है कमी। अब अगला पॉइंट है, अधिक तापमान पर पौधों के जो पर्णरंध्र होते हैं, जो पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं और पर्ण मध्य उनके प्रतिरोध के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रहण करने की जो क्षमता होती है या कम होने लगती है। जो अधिक टेम्परेचर हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, पौधों के पर्णरंध्र यानी कि जो पत्तियां होती है उनमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, पर्णरंध्र कहते हैं। और जो पर्णमध्य के प्रतिरोध के कारण क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। तो अधिक टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो पौधों के पर्णरंध्र और पर्णमध्य के प्रतिरोध के कारण, मतलब इनके विपरीत प्रभाव के कारण CO2 की ग्रहण करने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। और अगला टॉपिक है किण्विक क्रियाएं। तो किण्विक क्रियाएं क्या है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में महत्वपूर्ण होती है। किण्विकों की सक्रियता तापमान के साथ बढ़ती है। तो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में महत्वपूर्ण किण्विकों की सक्रियता तापमान के साथ क्या हो जाती है, बढ़ती है। जो किण्वन क्रियाएं होती है, जो क्या होती है, किण्वन क्रियाएं होती है वो भी क्या, जो एंजाइम एक्टिविटीज़ होती है वो भी क्या होता है, तापमान के बढ़ने और घटने के साथ ही होती है। तो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में महत्वपूर्ण जो एंजाइम्स की जो सक्रियता होती है वो भी क्या होती है, तापमान के साथ होती है। अगर मान लीजिए तापमान अधिक होगा तो जो क्रियाएँ हैं वो भी क्या होगी, अधिक होगा। अगर उससे सक्रियता भी क्या हो जाती है, अधिक होती है। तापमान अधिक होता है तो जो क्रियाएं वो भी अच्छी होगी, अगर तापमान अच्छा मिलेगा तो। लेकिन अगर तापमान ज़्यादा हो जाए या कम हो जाता है तो उससे भी क्या हो जाता है, किण्विकों की जो ये एंजाइम्स की जो क्रियाएं वो भी क्या हो जाती है, प्रभावित होने लग जाती है। जैसे अब जो फोर्थ है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की दर। जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है उससे भी क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की दर है तो एक निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रकाश की जो संश्लेषण की जो दर है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाने पर जो अपर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड है, अपर्याप्त CO2 है के कारण जो प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या हो जाती है, कमी आ जाने लग जाती है। तो इस पॉइंट में क्या है, तो एक निश्चित सीमा रहती है, उस तक तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, प्रकाश में संश्लेषण की जो दर है वो भी क्या होती है, वृद्धि होने लग जाती है। उसमें भी जो निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जो प्रकाश की जो संश्लेषण की जो दर होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है उसी के साथ साथ। लेकिन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाने पर जो क्या होता है, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाने पर जो अपर्याप्त CO2 रहती है उसके कारण क्या होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की दर है उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो अपर्याप्त CO2 के कारण जो प्रकाश संश्लेषण की दर है उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अब इस प्रकार शुद्ध प्रकाश
संश्लेषण प्रभावित होता है। जो शुद्ध प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, प्रभावित हो जाती है, जिससे फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। जो शुद्ध प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उसकी जो क्रियाएं होती है उसमें क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाता है, और जो फसल की उत्पादन में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की संरचना का विकास। जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी जो संरचना होती है उसका जो विकास है तो रेट ऑफ क्या है, प्रकाश संश्लेषण की संरचना का विकास। तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, जो पत्तियों का हरा रंग होता है। अब देखते हैं इसमें पर्णरित बनने एवं पर्ण क्षेत्र के विकास में तापमान का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। उचित तापमान क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के निर्माण को बढ़ाता है। तो जो इस पॉइंट में क्या है, तो पर्णरित बनने एवं पर्ण क्षेत्र के विकास के में तापमान का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो पर्णरित बनेगा पत्तियों में, जो हरा रंग प्राप्त होगा पत्तियों को, वो उसके लिए भी क्या होता है, तापमान का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उचित तापमान क्लोरोप्लास्ट के निर्माण को बढ़ाता है। जो उचित टेम्परेचर होता है, सही टेम्परेचर होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के निर्माण को क्या होता है, बढ़ाता है। यानी कि जो हरित लवक है उसके द्वारा क्या जो क्लोरोप्लास्ट क्रिया होती है, क्लोरोप्लास्ट के निर्माण को क्या कर देता है, बढ़ा देता है ये। अब अगला पॉइंट है, लेकिन पौधों को तापमान कम मिलने पर पर्णरित के विघटन के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर तापमान क्या होगा, कम मिलेगा, तो उससे क्या होगा, जो पर्णरित है उसके पर्णरित के विघटन के कारण क्या हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है। तापमान कम मिलने पर पर्णरित के विघटन के कारण जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लग जाती है। तो यह किसकी वजह से हो रहा है, तापमान की वजह से हो रहा है। अगला पॉइंट है 6 पॉइंट है, जो वो क्या है, तो वृद्धि तत्वों का प्रभाव। अब जो वृद्धि तत्व है, जो क्या है, हार्मोन्स है, हार्मोन्स के जो प्रभाव होता है वो भी क्या होता है, तापमान पर होता है। तो उचित तापमान पर जो ऑक्सिन, जिबरेलिन व साइटोकाइनिन की सक्रियता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। वो जो ये ऑक्सिन, जिबरेलिन, ये साइटोकाइनिन है, ये क्या है, हार्मोन्स है। और ये क्या है, 12th क्लास में पढ़ोगे आप इनके बारे में विस्तार से। तो जो ऑक्सिन, जिबरेलिन व साइटोकाइनिन की सक्रियता होती है वो अधिक हो जाती है उचित तापमान पर। तो क्या होता है, उचित तापमान पर ऑक्सिन, जिबरेलिन व साइटोकाइनिन की सक्रियता क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन जबकि जो एब्सिलिक अम्ल की जो सक्रियता कम रहती है। लेकिन जो उचित तापमान है उस पर जो एब्सिसिक अम्ल की जो सक्रियता होती है वो क्या होती है, कम रहती है। क्या होती है, एब्सिसिक अम्ल की सक्रियता कम होती है, जिससे वह क्या होता है, जिससे पौधे अच्छी वृद्धि नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होते हैं, पौधे अच्छी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो एब्सिसिक अम्ल की सक्रियता कम होने के कारण जो पौधे होते हैं वो इतनी अच्छी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। अतः अनुकूलतम तापमान से अधिक या कम तापमान होने पर वृद्धि तत्वों का संतुलन भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि पर भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाती है। तो जो अनुकूल तापमान होता है जो पौधों के लिए, अगर उससे क्या हो जाता है, अधिक या कम तापमान होने पर क्या हो जाता है, पौधों की जो वृद्धि है या जो तत्व है, वृद्धि तत्व है, उनका जो संतुलन है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिससे जो पौधों की वृद्धि होती है वो भी क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। अनुकूल तापमान से अधिक तापमान या कम होने पर जो तत्वों का संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा, और जिससे पौधों की जो वृद्धि हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाती है। अब अगला पॉइंट है विकास का पर प्रभाव। अब जो पौधों की ग्रोथ है, पौधों की जो ग्रोथ हो रही है उस पर प्रभाव। तो तापमान पौधों के विकास को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। जो टेम्परेचर होता है, जो पौधों की वृद्धि होती है, विकास होता है जो पौधों का, उसको भी क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे अंकुरण, फुटान, पुष्प, बाली निकलना। जैसे मान लीजिए अगर अंकुरण हो, बीज के अंकुरण के टेम्परेचर ऊपर उसको अनुकूल टेम्परेचर नहीं मिला तो क्या होगा, अंकुरण जो होगा उसका लेट होएगा या होगा ही नहीं ज़्यादा समय होने पर। वो जो फुटान होती है, फुटान भी अच्छी फुटान होने पर ये जो बालियाँ वगैरह, कल्ले वगैरह निकलने के लिए भी क्या होता है, तापमान की अच्छी आवश्यकता होती है। पुष्पन के लिए, फूल बनने के लिए भी अच्छे तापमान की आवश्यकता होती है। बाली निकलने के लिए भी क्या होती है, अच्छे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और जो तापमान कम होने पर अंकुरण में समय अधिक लगता है। देख लिया अपन ने। तो तापमान के
पौधों के विकास में प्रभावित होता है। जो तापमान है पौधों के विकास को क्या करता है, भी प्रभावित करता है। जैसे अंकुरण के समय, फूटान के समय, पुष्पन में बाली निकलने के समय, इन सभी क्रियाओं में क्या करता है, प्रभाव डालता है। और तापमान कम होने पर जो अंकुरण का समय है उसमें भी क्या होता है, अधिक समय लगता है। और जो खरीफ की फसलें हैं उनमें अंकुरण के लिए उचित तापमान क्या होता है, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। जो खरीफ वाली फसलें होती है उनमें अंकुरण के लिए टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 28 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 28 से 35 डिग्री। यहाँ पर क्या है, 28 से 35 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 28 से 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है। आप करेक्ट कर लेना यहाँ पर। तो जो 28 से 35 डिग्री है यहाँ पर, सॉरी क्या है यहाँ पर, 28 से 35 डिग्री सेल्सियस देख लेना आप यहाँ पर जो है। तो जो खरीफ की फसलों में अंकुरण के लिए उचित तापमान होता है वो कितना होता है, 28 से 35 डिग्री होता है, सेल्सियस माना गया है। और इससे कम, बहुत कम या फिर बहुत अधिक तापमान होने पर जो कुछ फसलें होती है तो पौधों में क्या होता है, अंकुरण नहीं होता है। तो खरीफ की फसलों में अंकुरण के लिए उचित तापमान 28 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस माना गया जाता है। लेकिन इससे बहुत कम या बहुत अधिक तापमान होने पर जो कुछ फसलें होती है, कुछ पौधे होते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। क्या होता है, नहीं हो पाता है। 28 से 25 डिग्री सेल्सियस खरीफ के फसलों के लिए क्या होता है, अंकुरण के लिए उचित तापमान होता है। लेकिन इससे बहुत कम या बहुत अधिक तापमान होने पर कुछ पौधों के लिए अंकुरण में नहीं हो पाता है, पौधों का अंकुरण जो है वो नहीं हो पाता है। अब क्या है, गेहूं में कल्ले फूटते समय 16 से 21-20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जो गेहूं में कल्ले फूटते हैं तो उसके लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, 16 से 20 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है। अगर ये टेम्परेचर गेहूं की फसल को नहीं मिलेगा तो उसमें क्या होगा, कल्ले कम बनेंगे और जो फसल की जो उत्पादन हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कम मिलेगा। तो ये तापमान के कारण ही सब इफेक्ट पड़ते हैं फसलों पर। अब जो अगला है वो क्या है, कीट एवं रोगों का प्रकोप। जो लास्ट है आज का टॉपिक का वो है कीट एवं रोगों का प्रकोप। तो कीट एवं रोगों के प्रकोप में क्या है, पौधों की इष्टतम तापमान से ज़्यादा कम या ज़्यादा अधिक तापमान मिलने पर जो कीट एवं रोगों का प्रकोप है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पौधों को इष्टतम तापमान से लेकर जो पौधों के न्यूनतम जो मध्य का जो टेम्परेचर होता है, पौधों के इष्टतम जो टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा या फिर कम या फिर ज़्यादा अधिक तापमान मिलने पर जो कीट एवं रोगों का प्रकोप हो जाता है वो भी क्या हो जाता है, फसलों पर बढ़ जाता है। इष्टतम तापमान से ज़्यादा कम या फिर ज़्यादा अधिक तापमान मिलने पर जो है वो क्या हो जाता है, कीट व रोगों को पर क्या हो जाता है, मिलने पर कीट व रोगों को पर जो कीट व जो रोगों का प्रकोप है वो किस पर बढ़ जाता है, तो फसलों पर बढ़ जाता है। किस पर बढ़ जाता है, फसलों पर बढ़ जाता है। तो अब हम इन पॉइंटों को एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट देखा था वो क्या देखा था, जैविक क्रियाएं देखा था। और जैविक क्रियाओं में हमने क्या देखा था कि जो निश्चित सीमाती तापमान की अगर उससे अधिक बढ़ने लग जाए तो क्या होता है, जो जैविक क्रियाओं की गति थी वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो निश्चित तापमान में अगर प्रति 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उससे भी क्या हो जाता है, जो पौधों की वृद्धि है वो क्या हो जाती है, 2 गुनी बढ़ जाती थी। और इसे जो कहते हैं वो क्या कहते थे, तापमान गुणांक या फिर क्या कहते हैं, क्यूटेन कहते हैं। लेकिन एक निश्चित तापमान से बाद जो तापमान होता है, तापमान बढ़ने पर क्या हो जाती है, जो जैविक क्रियाओं की गति हो वो भी क्या हो जाती है, कम देखा था। तो जो जैविक क्रियाएं थी ये देखा था इसमें। और CO2 के उद्ग्रहण में हमने क्या देखा था, CO2 के जो ग्रहण करने की क्षमता थी, तो अगर तापमान अधिक बढ़ने से जो कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रहण करने की क्षमता होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ती है। लेकिन निश्चित सीमा पर अधिक तापमान बढ़ने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करने की क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो क्या देखा था भाई, जो तापमान होता है वो एक अधिक सीमा तक बढ़ने पर क्या हो जाता है, उसकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन उससे जो निश्चित सीमा से अधिक तापमान बढ़ने पर जो उसके उद्ग्रहण करने की क्षमता है उसमें भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अधिक तापमान पर पौधों के पर्णरित और पर्ण मध्य पर क्या हो जाता है,
जो अधिक तापमान और अधिक पर्णरंध्र एवं पर्णमध्य के प्रतिरोध के कारण क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रहण करने की जो क्षमता थी वो भी क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। अगले जो देखा था वो किण्वित क्रियाएं देखे थे, और किण्वित क्रियाओं में भी क्या देखा था, तो जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में महत्वपूर्ण क्या होती है, किण्वित क्रियाएं होती है, और उनके सक्रियता के लिए भी क्या होती है, तापमान का उपयुक्त होना आवश्यक होता है। अनुकूल होना क्या होता है, एंजाइम की सक्रियता के लिए भी क्या होता है, उपयुक्त होता है। उसके बाद देखा था प्रकाश संश्लेषण की दर, और प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या देखा था, तो जो तापमान अगर निश्चित सीमा तक बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषण की दर है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। लेकिन तापमान अगर 30 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक बढ़ जाता है तो उससे क्या हो जाता है, जो अपर्याप्त CO2 के कारण क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है उसमें भी क्या कमी आ जाती है, और शुद्ध प्रकाश संश्लेषण में प्रभावित होता है, जिससे क्या हो जाता है, फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। अगला देखा था पांचवा, प्रकाश संश्लेषण की संरचना का विकास। प्रकाश संश्लेषण में संरचना का विकास, तो पर्णरित बनने या पर्णन क्षेत्र के विकास के लिए क्या देखा था हमने, कि तापमान उपयुक्त आवश्यक होता है, और उचित तापमान पर ही क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का हरित लवक का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। उसी के कारण हरा रंग पौधों की पत्तियों का बनता है। अगर उसकी जो तापमान है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है वहाँ पर, तो जो पौधों की पत्तियां उनका हरा रंग नहीं और बनेगा, और कौन सा रंग बन जाएगा, पत्तियां पीला रंग पीला रंग पीली पड़ने लग जाती है। और जो छठा पॉइंट था वो क्या था, वृद्धि तत्वों का प्रभाव। तो वृद्धि तत्वों के प्रभाव में क्या देखा था, उचित तापमान पर ऑक्सीजन जिबरेलिन जो हार्मोन्स थे उनकी जो सक्रियता थी, जो ऑक्सीजन जिबरेलिन व साइटोकाइनेसिस की, वो तो क्या हो रही थी, अधिक हो रही है। लेकिन जो एब्सिसिक अम्ल है, एब्सिसिक एसिड था, उसकी सक्रियता क्या हो रही थी, कम हो रही थी। और जिससे क्या हो रहा था, पौधों की जो वृद्धि है, वो जो ग्रोथ हो रही थी वो क्या हो रही है, अच्छी नहीं हो पा रही है। और जो अनुकूल तापमान से अधिकतम या फिर कम तापमान होने पर जो पौधों तत्वों के जो वृद्धि तत्व है, ये जो हार्मोन्स है, उनका भी क्या हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि या ग्रोथ भी क्या हो जाती है, रुक जाती है या कम हो जाती है। अगला पॉइंट था विकास पर प्रभाव। जो पौधों की विकास हो रहा है उस पर भी क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ जाता है। जो तापमान अधिक होने पर क्या हो जाता है, जो पौधों की जो क्रियाएं होती है, जैसे उसके अंकुरण, उसके बीज बनने की क्रियाएं, फुटान के लिए पुष्पान बाली निकलने की जो क्रियाएं थी वो क्या हो जा रही, प्रभाव हो जा रही थी। और जो तापमान कम होने पर अंकुरण के समय क्या हो जा रहा है, चेंज हो जाता है अंकुरण का समय। और जो खरीफ की फसलों में अंकुरण के लिए जो उचित टेम्परेचर था वो कितना होता, तो होता 28 से 35 डिग्री सेल्सियस था। तो उसमें अगर कमी या ज़्यादा हो जाएगा तो उससे भी क्या होगा, जो वो फसलें थी, तो फसलें में क्या हो जाएगा, तापमान कम या ज़्यादा होने पर कुछ पौधों के में अंकुरण ही नहीं होता है। तो जो खरीफ की फसलें थी 28 से 35 डिग्री सेल्सियस थी, तापमान अच्छा होता है, और अगर उससे कम या ज़्यादा हो जाता है तो अच्छी वृद्धि नहीं कर पाती है या फिर उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। और जो गेहूं में कल्ले फूटते समय जो तापमान होता है वो क्या होता है, 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाएगा तो वो हो जाता है तो क्या हो जाएगा, नहीं बनते बाल जो कल्ले अधिक, और जो बीज उत्पादन में भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट था वो क्या था, जो नेक्स्ट और लास्ट का था 8वां, कीट एवं रोगों का प्रकोप था। तो कीट एवं रोगों के प्रकोप में क्या देखा था, पौधों को इष्टतम तापमान से न्यूनतम या कम या ज़्यादा, अगर मान लीजिए तापमान पौधों की जो वृद्धि होती है उससे जो तापमान आवश्यक होता है, अगर उससे कम या ज़्यादा हो जाता है तो जो पौधे और जो रोग है वो भी क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती है पौधों पर। और जिससे फसल की जो उत्पादन होता है उस पर क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और जो रेट है उत्पादन की वो भी क्या हो जाती है, घट जाती है। और जो फसल है उनकी गुणवत्ता में भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो ये पॉइंट देखे थे हमने। और इसी के साथ जो अपना एरोमेटिक जो टेम्परेचर था वो भी ख़त्म होता है। तो ये आज का जो दूसरा जो तत्व था, जो एरोमेटिक टेम्परेचर, ये भी ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इनके नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इसी के साथ हमारे जो अन्य लिंक दे रखे हैं वहाँ पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक का जो ग्रुप के जो लिंक दे रखे हैं, साथ में फेसबुक इंस्टाग्राम का जो लिंक दे रखा है उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।